दूसरा खुदा दूसरा खुदा किस्त नंबर 25। मैं तबरेज़ की एक मंडी से एक सिरे से शुरू हुआ और एक-एक करके पूरी मंडी की दुकानों से काम पूछ लिया, लेकिन किसी भी दुकान से काम ना मिला। 2-3 दुकानदारों ने दूसरे दिन आने का कहा। सब्ज़ी उतारने के लिए एक दुकानदार ने काम का बताया। उसके पास एक अफ़गानी लड़का था और वो अगले हफ्ते वापस अफ़गानिस्तान जा रहा था। दुकानदार ने मुझे अगले हफ्ते आने का कहा। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और दूसरी दुकानों की तरफ बढ़ गया। सब दुकानों से पता करके मैं सब्ज़ी मंडी से बाहर आ गया। अब मुझे रात गुजारने के लिए किसी जगह की तलाश थी। खाने की तो खैर थी, 2-3 दिन मैं बगैर खाए भी गुजार सकता था, लेकिन सारी रात रोड के ऊपर नहीं गुजार सकता था। खाने की ज़िम्मेदारी तो खुदा ने अपने हाथ में रखी है और मुझे किसी ठिकाने की तलाश थी। पुलिस का यहाँ कोई ख़तरा नहीं था। अगर पकड़ कर ले भी जाती तो परमिट मिल जाता और मुझे यहाँ काम का परमिट चाहिए था। मैं ठिकाने की तलाश में घूमता घामता शहर से बाहर आ गया। ये पहाड़ी इलाका था। मैं एक नहर के किनारे पर आ गया। ये बहुत बड़ी नहर थी। शहर के एक सिरे से शुरू होती थी और पूरे तबरेज़ शहर के दरमियान से गुजरती हुई दूसरे सिरे से निकल जाती थी। ये तबरेज़ शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी। मैंने नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर मुझे एक अच्छी जगह नज़र आई। ये एक खड्डा था। 2 चट्टानें ज़मीन के अंदर इस तरीके से जड़ी हुई थीं कि एक चट्टान नीचे थी और दूसरी चट्टान ने ऊपर 2 तरफ से इसको घेरा हुआ था। बाकी 2 साइडें खाली थीं और हल्की सी ढलान के बाद ज़मीन में बराबर हो जाती थी। ये रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं नहर के किनारे पर जाकर बैठ के और पानी को शहर की तरफ जाता देखने लगा। अभी रात का अंधेरा होने में 2-3 घंटे बाकी थे और मैं दिन के वक्त इधर नहीं लेट सकता था। मुझे रात होने का इंतज़ार करना था ताकि इधर आराम से लेट सकूं। मैं सब्ज़ी मंडी से बहुत दूर आ गया था। मुझे सुबह 4 बजे उठना था ताकि मैं टाइम से सब्ज़ी मंडी पहुंच सकता। रात का अंधेरा गहरा हुआ तो मैं खड्ड के सिरे के नीचे से एक बड़ा पत्थर रख के सो गया। ये पहाड़ी इलाका था और सर्दी पहाड़ी इलाके की वजह से बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा सर्दी में सोया नहीं जा सकता था। मैं सारी रात सर्दी से ठिठुरता रहा और 1 सेकंड भी ना सो पाया। पूरी रात नींद से लड़ता रहा। पूरी रात ईमान की यादों को सहारा बनाकर सर्दी का मुकाबला करने की कोशिश करता रहा और सुबह 4 बजे उठकर मंडी की तरफ चल पड़ा। तबरेज़ तेहरान के मुकाबले में बहुत छोटा था। मुझे काम पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। 12 बजे तक मैं सिर्फ 3 गाड़ियाँ ही पकड़ सका और इन गाड़ियों से भी ज़्यादा पैसा नहीं बना। मेरे चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी आई, लेकिन मैं संभल गया। आज चूँकि पहला दिन था इसलिए इतनी जल्दी काम मुश्किल से मिलता है। 1-2 दिन मुश्किल होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ आसरा बन जाएगा। मोहब्बत के सफ़र पर निकला हूँ तो आजमाइशें तो आएंगी। अब की बार मैं नहर के किनारे की तरफ जाने के बजाय शहर के अंदर गलियों में घूमने लगा। मुझे मज़ीद कपड़ों या चादर की तलाश थी। इतनी सर्दी में मैं नहीं सो सकता था और अगर एक 2 दिन मज़ीद ना सोया तो बीमार पड़ सकता था। भूख तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नींद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बगैर सोए 2 दिन भी नहीं निकाले जा सकते। मुझे 2-3 मज़ीद और कपड़े मिल जाते तो मैं सर्दी का मुकाबला कर सकता था और अभी इन्हीं कूड़ेदान को खंगाल रहा था। मैं 3-4 घंटों तक शहर के कूड़ेदानों को देखता रहा, लेकिन मुझे कोई भी कपड़ा ना मिल सका। ईरान में भी पाकिस्तान जैसे हालात थे। यहाँ भी कोई कपड़ा बाहर नहीं फेंकता था। हम लोग भी पुराना कपड़ा हो जाता तो फट जाता, लेकिन इसे बाहर नहीं फेंकते थे। फर्श में पोछा लगाने के लिए, दीवारों को कोने में मकड़ी के जाले साफ़ करने के लिए और सफाई करने के लिए भी पुराने कपड़े इस्तेमाल होते हैं। यूरोपीय ममालिक में इसके बिल्कुल बरअक्स है। वहाँ पर बाकायदगी से हर 6 महीने के बाद जब सीज़न चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो वो लोग कपड़ों की छांटी करते हैं और चर्च को दे देते हैं। चर्च वाले इन कपड़ों को सस्ते दामों आगे मुख्तलिफ कंपनियों को बेच देते हैं। ये कंपनियाँ कपड़ों को धोती हैं और महंगे और सस्ते कपड़ों को अलहदा करती हैं और फिर कंटेनर भरकर बह जहाज़ के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भेज देती हैं। पाकिस्तान में कंटेनर खोला जाता है और बोली लगती है पाकिस्तानी, और इन कंपनियाँ कंटेनर को खरीद लेती हैं और फिर ये कंपनियाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लंडे वालों को बेच देती हैं। ये लंडे का कारोबार है। आप लोग लंडे से जो भी शर्ट खरीदते हैं वो किसी यूरोपीय गोरे की होती है जो वो छोटी या पुरानी हो जाने की सूरत में चर्च को खैरात कर देता है। ये सारा लंडे का माल होता है। ये गोरों की वो खैरात है जिसे ये लोग अपने मकामी चर्च को देते हैं। इसके अलावा गोरे हर 2-3 महीने के बाद अपने घर का फालतू सामान बाहर कूड़ेदान के साथ रख देते हैं। आपको यूरोप की गलियों में कपड़े, अलमारियाँ, गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान फेंका नज़र आएगा। ये लोग नया टीवी खरीदते हैं तो पुराना बाहर गली में रख देते हैं, जहाँ से कोई दूसरा उठा कर ले जाता है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान और इंडिया में लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं लेकिन सामान नहीं फेंकते। हमारे घर कबाड़ के सामान से भरे रहते हैं और पड़े पड़े इनमें कीड़े और सींक आ जाती है। सिर्फ हमारे मरने के बाद हमारी औलाद इन चीज़ों को तब फेंक दे जब ये किसी भी किस्म के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। इस दिन मैं तबरेज़ शहर की गलियों में किसी चादर या कपड़े की तलाश में घूमता रहा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में अभी देर थी। मुझे शाम तक कोई भी चादर नहीं मिली।
अभी अंधेरा होने लगा और मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ था, इसलिए थक गया। मैं वापस रात गुजारने के लिए नहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे एक चादर नजर आ गई। ये धोने के बाद किसी ने उठाई हुई थी। मेरे दिल में शैतान आ गया। मैंने चादर को हाथ लगाया। बहुत बड़ी और चादर गर्म थी। मैं काफ़ी देर तक इधर खड़ा रहा। मेरा दिल चादर ले जाने से मना कर रहा था। ये चोरी थी, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अगर एक रात और बाहर निकाली तो सर्दी से ठिठक कर किधर जाऊँगा। आखिर मैंने एक दरमियानी रास्ता नज़र आ गया। दिमाग ने फैसला किया कि चादर ले जाता हूँ, रात गुजारता हूँ और सुबह 4 बजे आकर चादर यहीं पर रखकर काम पर चला जाऊँगा। एक रात की चोरी से जान बच रही थी, तो यही सही फैसला था। मैंने चुपके से चादर लेकर वापस उसी जगह चट्टान के अंदर खड्डे में आ गया। इस बार रात बहुत आराम से गुजर गई। मैं 4 बजे के करीब उठा। मैंने चादर को वापस उसी जगह पर रखा जहाँ से उठाई थी और काम पर चला गया। आज भी काम कुछ खास नहीं था। 4 छोटी-छोटी गाड़ियाँ और एक बड़ी गाड़ी से सब्ज़ी उतारी। ज़ुबान अभी मुझे थोड़ी-थोड़ी आना शुरू हो गई थी। बाकी काम इशारों से चल जाता था। मैं कभी किसी गाड़ी वाले से बार्गेनिंग नहीं करता था और ना ही पैसे गिनता था। जितने पैसे देते खामोशी से जेब में डाल लेता था। गाड़ी वाले और दुकानदार दोनों मेरे काम से मुतमिन होते थे। मेरा काम यहाँ अच्छा चल सकता था, लेकिन मुझे एक घर और खाने की ज़रूरत थी। मुझे एक मुस्तकिल काम चाहिए था, जहाँ काम के साथ-साथ खाना और घर भी मिलता है। ये कोई 2-3 दिन का काम तो नहीं था, बल्कि मुझे यहाँ तब्रेज़ में 6-7 महीने रहना था और मैं रोज़ाना नहर के किनारे पर नहीं सो सकता था। आगे मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा था और सर्दियों में बाहर नहीं जा सकता था। मैंने काम ख़त्म कर लिया और एक दुकानदार से खुदा हाफ़िज़ कहकर बाहर निकलने लगा। जब इसने मुझे गले हुए टमाटरों का एक क्रेट कूड़ेदान में फेंकने को कहा, मैंने टमाटरों को तो देखा, गल गए थे, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ खाने के काबिल थे। मैंने दुकानदार से एक लिफाफा मांगा और गले हुए टमाटरों के क्रेट को लेकर कूड़ेदान के पास आ गया। यहाँ आकर मैंने अच्छे-अच्छे टमाटर अलहदा करने लगा। मैंने इस क्रेट से एक पूरा लिफाफा भरकर अलहदा किया और बाकी गले हुए टमाटरों को कूड़ेदान में फेंककर खाली क्रेट जाकर दुकानदार को दिया और खुद टमाटरों वाले बैग को लेकर सब्जी मंडी से बाहर आ गया और एक बार फिर शहर में किसी चादर की तलाश में घूमने लगा। भूख का इंतज़ाम हो गया था और सर्दी का इंतज़ाम करना भी बाकी था। रात 8 बजे तक मैं चादर या कपड़ों की तलाश में रहा। मैंने इन 8 घंटों में टमाटरों का पूरा लिफाफा खा लिया था। पेट भर गया था, लेकिन चादर, मुझे एक पुरानी पैंट और 2 शर्टें मिल गई थी जो मैंने उठा ली थी। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला था। मैं वापस नहर के किनारे की तरफ चल रहा था। आज रात सर्दी में ही गुजारनी थी। मुझे रात वाली जगह पर वही चादर फिर लटकी नजर आई। घर वालों ने अभी तक चादर वहाँ से नहीं उठाई थी। मैंने चादर वहाँ से उठा ली। आज रात फिर चादर वहाँ से उठाकर सुबह वापस कर देता। मैंने रात वहीं नहर के किनारे गुजारी और सुबह को चादर वापस उसी जगह पर रखकर काम पर चला गया। 12 बजे तक काम करने के बाद मैं कूड़ेदान के पास आ गया। मेरे पास लिफाफा था। कल मैंने टमाटर फेंकते हुए देख लिया था। यहाँ से बहुत कुछ खाने को मिल सकता था। मैं कूड़ेदान से आधे गले हुए सेब, केले, टमाटर और दूसरे फल निकालने लगा। आधे घंटे में ही लिफाफा भर लिया। मेरे आज के खाने का भी इंतज़ाम हो गया था, इसलिए मैं एक बार भी शहर की गलियों में फिरने लगा। मैं रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ दुकानों से काम का भी पूछता रहा। आज का दिन भी मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। मैं खाली हाथी वापस नहर के किनारे की तरफ चल पड़ा। चादर इस बार भी रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैं 2 दिन से मुसलसल चादर इस्तेमाल कर रहा था और एक बार चादर के पास जाकर खड़ा हो गया। इस बार चादर ले जाने को दिल नहीं कर रहा था। 2 दिन से मैं मुसलसल चादर इस्तेमाल कर रहा था। आजकल बहुत सुस्त हो गया था। ज़िंदगी जैसे एक मकाम पर आकर रुक गई थी। वाहर रिजवान अली घुमन साहिब मोहब्बत में तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने के दावे करते थे। आज सर्दी की कुछ रातें नहीं गुजार सकते। इतने नाजुक हो गए हो। अगर इतनी ही सर्दी लगती तो वापस चले जाओ। घर में माँ इंतज़ार कर रही है। माँ के हाथ से बनी हुई रोटी खाओ। क्या ज़रूरत पड़ी है मोहब्बत की राहों में ज़लील होने की। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा तो मैंने चादर से हाथ खींच लिया। मुझे मोहब्बत करना भी आता है, जान देना भी आता है और इसी मोहब्बत में सर्दी की एक एक रात बैठकर गुजार सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। मैं चादर से थोड़ा दूर हुआ और मुड़कर वापस नहर की तरफ चलने लगा। अरे ए दोस्त, मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। चादर वाले घर से एक आदमी निकलकर बाहर आया और मुझे आवाज़ें दे रहा था। एक बार जेल भी भिजवा सकता था। मुझे सज़ा का कोई डर नहीं था, लेकिन डिपोर्ट हो सकता था और डिपोर्ट होने से ही डर लगता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था और चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता तो पक्का डिपोर्ट ही होना था। मैं भागने का इरादा कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैं इस आदमी के पास चला गया। मैंने चादर नहीं उठाई थी, खाली हाथ जा रहा था और जो 2 दिन से इनकी चादर इस्तेमाल की इसकी माफ़ी मांगना थी, इसलिए मैं इस आदमी के पास चला गया तो इसे मुझसे फ़ारसी में बात करना शुरू कर दी। नो फ़ारसी, पाकिस्तान, उर्दू। मैंने इशारों से बताया कि मुझे फ़ारसी नहीं आती। नो फ़ारसी, इंग्लिश। मैंने हाँ में सर हिलाया तो मुझसे इंग्लिश में बात करने लगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश की बजाय उर्दू ही लिखूँगा। पाकिस्तान से आए हो? इसे मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। क्या काम करते हो? इधर कहाँ रहते हो? इसने एक साथ 2 सवाल कर दिए।
मैंने इसे सब्जी मंडी में काम का बताया और चादर इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांगी। सॉरी अंकल, नहर के किनारे पर सर्दी बहुत लगती है। रोज़ाना शहर में कोई पुराना कंबल या चादर वगैरह तलाश करता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई पुराना कंबल या चादर वगैरह नहीं मिली। इतने पैसे नहीं है कि कंबल खरीद सकूँ। मैंने इससे माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं बेटा, ये चादर मैं रोज़ाना अब तुम्हारे लिए ही रखता हूँ, तुम इस्तेमाल करने के बाद वापस रख देते हो। ये चादर तुम्हारी है, तुम इसे इस्तेमाल करो और वापस भी मत करना। इसे मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और चादर ले जाने लगा। 1 मिनट इधर ही रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसने मुझे वहीं खड़ा रहने का कहा और घर को चला गया। 1 मिनट बाद वापस आ गया। इसके हाथ में पैसे थे। बेटा, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। नहीं अंकल, मैं मांगने वाला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा गुजारा हो रहा है। मैं इससे 2 कदम पीछे हटा और खड़ा हो गया। नहीं बेटा, मैं खुशी से दे रहा हूँ, इसने ज़ोर देते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। अंकल, बात खुशी की नहीं। जब मैं मेहनत से कमा कर खा सकता हूँ तो फिर मांग कर क्यों खाऊं? आप अगर कोई काम दे सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे काम भी मिल जाएगा और सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन पैसे नहीं चाहिए। आप एतबार करो, मैं मेहनती लड़का हूँ, जहाँ भी जाऊँगा मोहब्बत से दिल लगाकर काम करूँगा। मैंने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मुझे 1 दिन का टाइम दो। मेरा एक भाई यहाँ से आधा घंटा की मुसाफत पर एक गाँव में रहता है। उसका ज़मींदारी का काम है, खेती बाड़ी में भेड़ें पालता है। अच्छे पैसे देगा और खाना और रहाइश दोनों मिल जाएंगे। मैं पूछता हूँ भाई से, मुझे उम्मीद है इसके पास काम निकल आएगा। कल शाम को इधर आ जाना। मैंने इससे इस शाम को आने का वादा किया और नहर के किनारे पर आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं सब्जी मंडी काम पर आ गया। 12 बजे तक मैंने मंडी में काम की। इसके बाद मैं इसके घर की तरफ चला गया। क्योंकि अब मेरे पास रात गुजारने के लिए चादर आ गई, इससे मुझे शहर में कपड़े तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस अंकल के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो इसके 10 साला बेटे ने दरवाज़ा खोला। मैंने इस अंकल का पूछा, जिसने बताया कि वो गांव गया हुआ है। वो शायद मेरे काम का पूछने के लिए गांव में अपने भाई से मिलने गया हुआ था। मैं वापस आ गया और शहर में आवारागर्दी करने लगा। मुझे अभी भी किसी अच्छे काम की तलाश थी। अंकल ने काम का पूछा ज़रूर था, मगर कन्फर्म नहीं था। हो सकता था कि इसके भाई को आदमी की ज़रूरत ना हो। ये सोचकर मैं शहर में घूम फिर कर काम का पूछ रहा था। रात को 8 बजे मैं वापस इनके घर की तरफ चला गया। इस बार दरवाज़ा खटखटाया तो इसी अंकल ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर खुश हो गया। इससे अपने भाई से बात कर ली थी और मेरे काम का बंदोबस्त हो गया था। मुझे कल सुबह निकलना था। मैंने इनसे 1 बजे का टाइम लिया और वापस आ गया। मैं 12 बजे तक सब्ज़ी मंडी में काम करता रहा। इसके बाद इनके साथ गाँव चला जाता। पैसे वो मालिक हफ्ते के हफ्ते देता और अच्छे पैसे देता था। मैं इधर रहकर आराम से 6 महीनों में तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पैसे जमा कर सकता था। मैं रात को नहर के किनारे पर आ गया, रात गुजारी, दिन को काम किया और 1 बजे इनके घर अंकल के घर आ गया। मुझे लेकर तबरेज़ के बस अड्डे पर आ गए। यहाँ से हम दोनों ने बस पकड़ी और अरमिया झील के किनारे एक खूबसूरत से गाँव में आ गए। मुझे इस गांव से बहुत मोहब्बत और इज्जत मिली थी, जो सलमास शहर से सिर्फ 40 मिनट के फासले पर था। पाकिस्तान से यूनान पैदल जमे लड़के, हर लड़के को सलमास का नाम जुबानी याद होगा। सलमास मुकम्मल तौर पर पहाड़ी इलाका है और तुर्की के बॉर्डर पर है। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से तुर्की की डंकी शुरू हो जाती है और 5-5 दिन तक लगातार चलती है। लड़के रात को सफ़र करते हैं और दिन को जंगल में छुपकर सोते रहते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका गाड़ी की पहुँच से दूर होता है। पहाड़ों के ऊपर कुछ रास्ते बने होते हैं, लेकिन पूरे इलाके की तो रोड नहीं बन सकती ना। भेड़ बकरियाँ चराने वाले इन पहाड़ों की चोटियों पर भेड़ें चराते हैं और यही भेड़ें चराने वाले बॉर्डर क्रॉस करवाने के नए नए रास्ते तलाश करते हैं। वहाँ से इंसानी स्मगलिंग रोकना नामुमकिन था, क्योंकि एजेंट 5-5 दिन की डंकी लगवाते हैं। ये पहाड़ों की चोटियों को क्रॉस करवाते हुए लड़कों को बॉर्डर पर ले जाते हैं। डंकी के साथ साथ घोड़े भी उस वक्त सफ़र करते हैं। अगर कोई लड़का थक जाता है तो 20-20 डॉलर देकर कुछ वक्त के घोड़े पर सफ़र कर सकता है। ये बहुत लंबी डंकी थी। लड़कों को सलमास के नाम से ही जान निकलती थी, जबकि सलमास के मुकाबले में माकू की डंकी सिर्फ 10 घंटों की होती है। लेकिन यहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बॉर्डर पर तुर्की वाले लड़कों को देखकर फायरिंग करते थे और डंकर लड़कों को वापस लेकर आ जाते हैं। वो आगे जाने की गलती तो नहीं करते, क्योंकि बाजू का तुर्की वाले डायरेक्ट फायरिंग भी कर देते थे और वो घेरा डालकर पकड़ने की कोशिश भी करते थे। इसलिए डंकर चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करवाने की कोशिश करते। अगर कोई मसला होता तो चांस लेने के बजाय वापस आ जाते। अरमिया झील के किनारे ये गांव बहुत खूबसूरत था। मेरे मालिक के 2 बेटे और 1 बेटी थी और सारी औलाद 16 से 20 साल के दरमियान जवान थी। इस गांव में इसकी काफ़ी ज़मीन थी। यहाँ पर एकड़ों का हिसाब नहीं होता, बल्कि ज़मीन नापने का पैमाना और होता है। मेरे मालिक की तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन थी। 30 एकड़ पर तो वो गंदम और चावल बोता था। चावल यहाँ पर मोटा ही उगाया जाता है। बारीक बासमती चावल सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही भेजा जाता है। बाकी 20 एकड़ पर मेरा मालिक सब्जी उगाता था। इसके अलावा इसके पास करीबन 150 की करीब भेड़ें थी, जो सिर्फ गोश्त के लिए इस्तेमाल होती थी। दूध वाली भेड़ें नहीं थीं। दूध देने वाली भेड़ मुख्तलिफ होती है और बहुत नाजुक मिजाज होती है। इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है,
जबकि गोश्त वाली भेड़ें बहुत सख्त जान होती हैं और किस्म के हालात में रहने की आदी होती हैं। मेरे मालिक ने एक लड़का इनके लिए रखा हुआ था जो सुबह सुबह उनको लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता और शाम को घर वापस आ जाता। भेड़ें बाहर से चर कर आ जाती थी। पानी और चारा वगैरह सब कुछ जंगल में पहाड़ों पर मिल जाता था। सिर्फ सर्दी के महीने में जब बर्फ़ पड़ जाती थी तो इनको डेरे पर खुराक दी जाती थी। मेरे मालिक के 10 के करीब लड़के थे जो सब्जी तोड़ने का काम करते थे। डेरे पर ही इनके रहने के 2 कमरे बने हुए थे। मुझे भी इन लड़कों के पास एक बेड मिल गया। खाना लड़के मिलकर बारी बारी से बना लेते थे। यहाँ पर ड्यूटी 8 बजे से 5 बजे तक होती थी। दरमियान में 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक होती थी। लड़के इस ब्रेक टाइम में खाना भी खा लेते और नमाज भी पढ़ लेते थे। सब्जी तोड़ने की ड्यूटी होती थी। पालक, टमाटर और कद्दू निकाले जाते थे। मालिक हफ्ते में 5 दिन एक लड़के को अपने साथ लेकर तबरेज़ शहर में गाड़ी कर लेकर जाता। सारी सब्जी इसी शहर जाती थी। गाड़ी एयर कंडीशन थी जो कि बिजली पर चलती थी। हम 4 बजे गाड़ी में सब्जी भर देते तो उस गाड़ी को खड़ा करके बिजली से एयर कंडीशन चला देता। पूरी रात एयर कंडीशन में रहने की वजह से सब्जी बिल्कुल ताज़ी और निखरी निखरी नज़र आती। बिजली ईरान में 24 घंटे रहती थी और बिजली का बिल ज़राअत के लिए फ्री था। ये बहुत अच्छी जगह थी और मैं पहले 10-12 दिनों में यहाँ मिलजुल गया। मुझे अब यहाँ काम करने का मज़ा आने लगा। सब्ज़ी तोड़ने का मेरा काम पसंदीदा था। मैंने अपना सारा बचपन इसी सब्ज़ी तोड़ने का काम करते हुए गुजारा था। मुझे यहाँ पर बिल्कुल घर वाली फीलिंग्स आती थी। बाकी लड़के को पालक का 1 क्रेट तोड़ते थे तो मैं इनके मुकाबले में 2 क्रेट तोड़ लेता था। मैं सब्ज़ी के काम में मास्टर था। मुझे इस काम से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत मेरे मालिक को भी नज़र आ गई। सिर्फ 1 महीने में इस मालिक का सबसे पसंदीदा मज़दूर बन गया। वो बाकी लड़कों से ज़्यादा मुझे पैसे देने लगा। तमाम लड़के 4 बजे छुट्टी लेकर कमरों में चले जाते जहाँ टीवी और सीडी रखा होता, जबकि मुझे टीवी से कुछ दिलचस्पी नहीं थी। मैं भेड़ों की तरफ निकल जाता। मुझे बकरियों के बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। मैं शाम को उनको उठाता रहता था। माँ बनने वाली भेड़ों और बीमार होने वाली भेड़ों का मैं बहुत ख्याल रखता था। मैं इस काम को जानता था और देसी टोटकों की मदद से भेड़ों का ख्याल रखता था। ये सारा काम मैंने बचपन से अपने वालिद से सीखा था। वो कहते थे, बेटा इन जानवरों और सब्जियों से मोहब्बत करना सीख लो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो कभी भूखे नहीं मरोगे। और मैंने मोहब्बत करना सीख ली थी और यही मोहब्बत यहाँ पर भी मेरे काम आ रही थी। मालिक अब मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। इसने थाने में ले जाकर मेरा परमिट भी बनवा दिया था। अब मैं आसानी से हर जगह जा सकता था और मैं गाँव में घूमने लगा। यहाँ पर भी कुछ लोग थे जिनका कॉन्टैक्ट आगे एजेंटों से था। वही एजेंट जो सलमास की डंकी लगवाकर बॉर्डर क्रॉस करवाते थे। राजी भाई, आप एजेंटों को पूछते रहते हो कि आपका इरादा आगे तुर्की जाने का तो नहीं? अहमद ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अहमद 18 साल का लड़का था और इसी गांव का रहने वाला था। गरीब और वालिदैन का इकलौता लड़का था। बाप की 5 एकड़ ज़मीन थी। करीबन 100 के करीब भेड़ें रखी हुई थी। अहमद का बाप इन भेड़ों को वादी में चराता था। ज़मीन पर ये लोग भेड़ों का चारा और गंदम काश्त करते थे। अहमद को भी आगे जर्मनी जाने का बहुत शौक था। जर्मनी ईरान को वीज़ा जारी नहीं करता था, बल्कि माशी पाबंदी की वजह से कोई भी यूरोपीय मुल्क ईरान को वीज़ा नहीं देता था। इसलिए वो गैर कानूनी तरीके से तुर्की बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था ताकि आगे यूनान और फिर जर्मनी जा सके। ईरान माशी तौर पर मजबूत मुल्क है। यहाँ के लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर नहीं जाते, बल्कि बैरून मुल्क जाकर मजदूरी नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ईरान से बाहर निकलने और बाकी दुनिया देखने का शौक़ होता है। अहमद भी उन्हीं लोगों में से था। इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और इस इंग्लिश की वजह से वो मेरा दोस्त बन गया था। हाँ यार, मैं आगे जाना चाहता हूँ। ज़िंदगी यहाँ नहीं बल्कि इन पहाड़ों से आगे है। मैंने तुर्की की तरफ इशारा करते हुए कहा। राजी भाई, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी सीज़न है, हर रोज़ इधर से बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। इससे सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। सर्दी आ गई है। अगले महीने जब बर्फ़ पड़ना शुरू होगी तो बॉर्डर क्रॉस करना आसान होगा। उस वक्त सख्ती भी ना होने के बराबर होती है। इसने पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा। राजी भाई, तुर्की वाले बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। वो बर्फ़ में कहाँ चल सकते हैं? ये हम शेरों का ही काम है, इसने फ़ख्र से कहा। तो मैं मुस्कुराने लगा। यार, ये कितने पैसे लेते हैं बॉर्डर क्रॉस करवाने का? मैं भी 5-6 महीनों में पैसे इकट्ठे करूँगा। सर्दी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद गर्मियों में बॉर्डर क्रॉस करूँगा। मैंने कुछ सोचते हुए इस इरादे का इजहार किया तो मुस्कुरा दिया। राजी भाई, यहाँ से एजेंट बॉर्डर क्रॉस करवाने का 60,000 लेते हैं, लेकिन एक एजेंट मेरे चाचा का दोस्त है। मुझे तो वो फ्री में ले जा रहा है। आपकी मैं बात कर लूँगा। आप मेरे भाई हो, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे इसके। इसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। राजी भाई, टेंशन मत लो, आप मेरे भाई हो और मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगा। इसने मेरी कमर पर थपकी देते हुए कहा तो मैं मुतमईन हो गया। अहमद वाकई बहुत तेज़ साबित हुआ। दूसरे दिन खेत में काम कर रहा था और वो वहीं आ गया। राजी, राजी, वो खेत के किनारे खड़ा आवाज़ें देने लगा। मैंने पालक काटने वाली छुरी क्रेट के अंदर रखी और खेत से बाहर आ गया। हाँ यार, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो रहे हो? राजी भाई, मेरी बात हुई है, 20,000 में काम हो जाएगा। मेरे अब्बू भी मान गए हैं, लेकिन वो सलमास के बजाय माकूस से जाने का बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ की डंकी आसान है। मेरे चचा का दोस्त इधर ही डंकी लगवा रहा है। पैसे इधर मेरे चचा के पास ही हैं। जिस दिन बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे उसी दिन पैसे अब्बू को दे देंगे
और फिर अब्बू पैसे आगे एजेंट को दे देंगे। राजी भाई, आप तुर्की जा रहे हैं और मैं जर्मनी जाऊंगा। बहुत बड़ा मुल्क और बहुत अमीर मुल्क है भाई। एक दिन मैं जर्मनी की गलियों में घूम रहा हूँगा। इसने खुशी से उछलते हुए कहा। आज इसके बजाय मैं जर्मनी में बैठा हूँ। पता नहीं क्यों आज ये अल्फाज लिखते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जर्मनी जाने की ख्वाहिश इसकी थी, जर्मनी की गलियों में घूमने की आरजू दिल में लिए फिरता था, लेकिन इसकी किस्मत में जर्मनी लिखा ही नहीं था। जर्मनी आने की मेरी भी ख्वाहिश थी, बल्कि मैं जर्मनी से भी आगे जाना चाहता था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। दुनिया के ये अमीरतरीन मुल्क खुलूस और मोहब्बत में बहुत आगे है। जो आदमी एक बार इस मुल्क में आ जाता है, इसका फिर कहीं और जाने को दिल नहीं करता। ईमान की ख्वाहिश अगर अमेरिका की ना होती तो मैं कभी भी इस मुल्क को छोड़ने का ना सोचता। जर्मनी जाने का जुनून अहमद को था और वो जुनून में बहुत आगे जा चुका था। राजी भाई, अब तो अब्बू भी मान गए हैं, हम 1-2 दिन में इधर से निकल जाएंगे। इसने खुशी उछलते हुए कहा। मेरी 1 महीने की तनख्वाह और तेहरान और तब्रेज़ की सब्ज़ी मंडियों में काम करके पैसे मिलाकर मेरे पास तकरीबन 15,000 की खरीद रकम थी। यार, मेरे पास 15,000 रुपये हैं। मज़ीद 2 हफ्ते और काम करूँगा तो पैसे बन जाएंगे। आप सिर्फ 2 हफ्ते और इंतज़ार कर लो, फिर इकट्ठे ही चलेंगे। राज़ी भाई, मैं अब्बू को कहता हूँ वो 5,000 रुपये आपको दे देंगे। कोई बात नहीं, आप भाई हो हमारे। इसे जल्दी से कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वो इतने नहीं थे। इनसे 5,000 लेना मेरे ज़बीर को गवारा नहीं था। वैसे भी थोड़ी मज़ीद सर्दी हो जाती तो डंकी लगाना आसान हो जाता। सर्दी में इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं होती थी। मैंने इसको समझाया तो वो मान गया और मैं वापस खेत में आकर पालक निकालने लगा। हफ्ते में 3 दिन गुजर गए और 2 हफ्ते मुकम्मल होने में बाकी 11 दिन रह गए थे। दिन एक एक करके गुजरते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमने जाने की तैयारी करना थी। उस दिन मैंने सारी तनख्वाह और पैसे अपने मालिक के सुपुर्द किए। मेरे बॉर्डर क्रॉस कर जाने की सूरत में वो ये पैसे अहमद के वालिद को देता और अहमद के वालिद ये पैसे एजेंट के हवाले कर देते। अहमद मुझे लेकर माकू आ गया। माकू से हमें अहमद के चचा के एजेंट ने रिसीव किया और कार में बिठाकर हमें बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक एक पुराने मकान में ले गया। यहाँ पर हमसे पहले करीबन 60 के करीब लड़के बैठे हुए थे और इन 60 लड़कों में 50 लड़के पाकिस्तानी थे, कुछ अफ़गानी और 2 लड़के इनमें बंगाली भी थे। ये वीज़े पर पाकिस्तान आए थे, फिर आगे डंकी शुरू कर दी थी। मैं एक बार फिर अपने लोगों में आ गया था। उससे 2 महीने पहले जो लड़के मेरे साथ तेहरान तक आए थे, इनका कुछ पता नहीं था। शायद वो यूनिट पहुंच गए हों या फिर वापस पाकिस्तान रिपोर्ट हो गए हों। मुझे उनका कोई पता नहीं था। इन 60 लड़कों में सिर्फ अहमदी ईरानी था और इस वक्त अपने ही मुल्क में महाजिर बना हुआ था। जर्मनी जाने का जुनून इसे अपने ही मुल्क में महाजिर बनाए हुए था। राजी भाई, जो आदमी अपनी किस्मत से लड़ता है वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। महाजिर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और हम अपनी मर्ज़ी से इस ज़िंदगी को चुनते हैं। बड़े ख्वाब के लिए कुर्बानी भी देना पड़ती है। मैं एक छोटे से बैग को सर के नीचे रखकर लेटा हुआ था और अहमद मेरे सीने पर सर रखकर दूसरी तरफ लेटा हुआ था। अहमद भाई, जर्मनी और अमेरिका में बैठे हुए लोगों को शायद हमारे दर्द का एहसास नहीं है। एक अच्छे मुस्तकबिल की आस में हमें इन पहाड़ों को अबूर करने पर मजबूर करती है, वरना किसका दिल करता है इन पहाड़ों में धक्के खाने को। मैंने अहमद के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जी भाई, देख लेना, एक दिन आपका भाई दीवार जर्मन के ऊपर खड़ा होकर तस्वीरें बनवाएगा। हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और थोड़ी देर बाद अहमद को नींद आ गई और वो दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद मेरे सीने पर सर रख के सो रहा था। रात को 6 बजे के करीब डंकर आ गए और उन्होंने हमें एक डाले में डाला और लेकर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी सिर्फ आधा घंटा ही चली और फिर हमें एक पहाड़ की रोड पर छोड़कर वापस चली गई। यहाँ पर हमने मज़ीद 2 घंटे रात का अंधेरा छा जाने का इंतज़ार किया और 8 बजे के करीब जब अंधेरा छा गया तो हम वहाँ से आगे पैदल चल पड़े। माकू की तरफ पड़ने वाला ये बॉर्डर ही पहाड़ी इलाका था, लेकिन ये आबाद था। बॉर्डर की दोनों तरफ देहात थे और हम रात के अंधेरे में तेज़ी से आगे बढ़ते रहे। यहाँ से बॉर्डर 6 घंटे की मुसाफत पर था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मज़ीद 4 घंटे तुर्की के अंदर दाखिल होने के बाद गाड़ी आती थी जो दोगो ब्याज ले जाती। दोगो ब्याज से आगे फिर इस्तांबुल की तरफ सफ़र शुरू हो जाता। यहाँ पर सब लड़के ठीक थे और तेज़ी से आगे की तरफ सफ़र कर रहे थे, क्योंकि लड़के पाकिस्तान से मुख्तलिफ डंके लगा कर यहाँ पहुँचे थे, इससे पैदल सफ़र करने के आदी हो चुके थे। जो कमज़ोर लड़के होते हैं सफ़र की मुसीबतें नहीं सह सकते, वापस चले जाते हैं। 100 में से 50 लड़के ही आगे पहुंचते हैं, बाकी डिपोर्ट हो जाते हैं और दोबारा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अलबत्ता तुर्की पहुंचते ही डिपोर्ट होने की शरह कम हो जाती है। तुर्की तक एजेंटों के 1.5 लाख लग चुके होते, इसलिए गेमें बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती हैं और पैसे भी बढ़ जाते हैं। सिर्फ यूनान का बॉर्डर क्रॉस कराने का उस वक्त 3 लाख रुपये लेते थे। वहाँ पेमेंट यूरो में दी जाती थी और इस टाइम 1 यूरो करीबन 75 से 77 रुपये का आता था। आज तो यूरो 120 के करीब पहुँच गया है। यूरो ने मुसलसल आगे की तरफ तरक्की की है और हमारे पाकिस्तानी रुपए ने पीछे की तरफ। हम 50 के करीब लड़के मुसलसल आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। अहमद 18 साल का नौजवान लड़का था और बहुत तेज़ था, जबकि मैं इससे 2 साल बड़ा था।
और इसी 2 साल का फ़ायदा उठाकर इससे बड़े भाइयों जैसा ही सलूक करता था। हमें चलते हुए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था जब पहले फायर की आवाज़ सुनाई दी। पहले फायर की आवाज़।